दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रज यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी दोनों के बीएससी पार्ट सेकंड ईयर में एक पेपर होता है अवकल समीकरण का, तो उस पेपर के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले हम अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अवकल समीकरण क्या होता है ये जानेंगे। स्वतंत्र चर कॉमा परतंत्र चर या इसे ही आश्रित चर कह सकते हैं तथा आश्रित चर के अवकल गुणांक के मध्य संबंध अवकल समीकरण कहलाता है। यानी अगर स्वतंत्र चर x हो, परतंत्र चर y हो, तो अवकल गुणांक क्या होगा? परतंत्र चर का यानी आश्रित चर का अवकल गुणांक, अर्थात जो आश्रित चर y है इसका अवकल गुणांक x के रेस्पेक्ट में dy/dx होगा। ये तो हो गया dy/dx एक बार अवकल गुणांक। अगर हम इसका उच्च कोटि के अवकल गुणांक निकालें तो d2y/dx स्क्वायर, यानी दोबारा अवकलन। ऐसे ही और भी 3 बार 4 बार जितनी ज़रूरत हो उतने हो सकते हैं। ये इनके मध्य जो संबंध होगा वो अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे d2y/dx स्क्वायर प्लस 5dy/dx इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। सेकेंड है इसका d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस dy/dx। थर्ड है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ आप लोग अभी केवल इसके बारे में समझो। ये जो डेल है ये आप आंशिक अवकल, यानी यहाँ जो डेल है ये आंशिक डेल की वजह से यह समीकरण आंशिक अवकल समीकरण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ डेल डेल आंशिक के लिए काम में लिया जाता है। अभी हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। और तो देखिए, अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण अवकल समीकरण। साधारण में क्या है कि जो अवकल गुणांक होता है वो केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष होगा। दूसरा होता है आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक में क्या है, जैसे ये अवकल समीकरण आंशिक है क्योंकि इसका x के सापेक्ष भी आंशिक अवकलन हो रहा है और y के सापेक्ष भी आंशिक अवकलन हो रहा है। अर्थात आंशिक अवकलन कब काम में लेते हैं? जब स्वतंत्र चर एक से अधिक हो जाते हैं तो आंशिक अवकलन को काम में लेते हैं, जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होते हैं। तो सबसे पहले हम अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण क्या है अभी अभी मैंने बता दिया है, वैसे फिर भी रिपीट करते हैं। यदि किसी अवकल समीकरण में अवकल गुणांक केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो तो वह अवकल समीकरण साधारण अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे फर्स्ट व सेकंड साधारण अवकल समीकरण है। मतलब यहाँ ऊपर हमने ये जो फर्स्ट वाला भाग और ये जो सेकंड वाला भाग लिखा है ये साधारण अवकल समीकरण है। ऐसे ही आंशिक अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है? यदि किसी अवकल समीकरण में अवकल गुणांक एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष हो तो वह अवकल समीकरण आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे थर्ड आंशिक अवकल समीकरण है, यानी ऊपर ये जो भाग है, ये जो संबंध लिखा था हमने, यह आंशिक अवकल समीकरण है क्योंकि अवकल गुणांक एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष है। यहाँ x और यहाँ y दो स्वतंत्र चर हो गए, इसीलिए इसे आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे। आगे हम पढ़ते हैं। वैसे तो ये सभी कुछ पॉइंट हैं उनको हम 12th क्लास में भी पढ़ चुके होते हैं। जैसे अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है? किसी अवकल समीकरण में, यानी जो अवकल समीकरण होता है उसमें विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि ही उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। मतलब कितनी बार अवकलन किया गया है, कितनी बार अवकलन किया गया है वह उसकी कोटि कहलाएगी उस अवकल समीकरण की। जैसे फर्स्ट वाले में देखेंगे हम, फर्स्ट छोड़ो, इसको अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे इसकी। यहाँ सेकंड, इसको भी बाद में। ये देखो थर्ड वाला,
यहाँ देखिए कितनी बार अवकलन किया गया है, 2 बार तो यहाँ हो रहा है, 2 बार ही यहाँ हो रहा है, तो अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है, 2 बार, तो इसकी कोटि रहेगी 2। ऐसे ही अब ये जो 2 कोटि है, चाहे तो इसे ले सकते हैं या इसे भी, इस पे अधिकतम कितनी घात है, 1, तो ये इसकी घात कहलाएगी। तो डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं फिर हम। अवकल समीकरण की घात, किसी अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के बाद, परिमेय यानी उस पे पावर क्या है, 1/2 या 3/2 या 1/3, इस तरह से नहीं होनी चाहिए, इनको हटाना होगा, तब देखते हैं। तो अवकल समीकरण की घात के बारे में सुनो। किसी अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के बाद उसमें आने वाले सबसे उच्चतम अवकलज की घात उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। अभी बताते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक नोट पॉइंट और है, इसे देखो। कोटि ज्ञात, जो कोटि अभी बताई थी मैंने, कोटि ज्ञात करते समय अवकल समीकरण में इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी एक्स, यानी फंक्शन तो वाई का है, इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष हो रहा हो, या इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी वाई, यानी फंक्शन तो एक्स का हो, इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में हो, जैसे पद ना हो। यानी कोटि ज्ञात करते समय इस तरह के पद नहीं आने चाहिए। अगर आ रहे हों तो इन्हें अवकलन द्वारा हटा देते हैं। यानी एक, भाई ये समाकलन का सिंबल कब हटेगा, जब एक बार अवकलन हो जाए, तो इन्हें अवकलन करके हटा देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट इसीलिए नहीं बताए थे, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा था और यहाँ क्या है, रूट लगा हुआ है, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम अब आपको आगे बताते हैं इसके कुछ उदाहरण। देखिए, निम्न अवकल समीकरण की कोटि तथा घात ज्ञात करो। मैंने क्या किया है इसमें, यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और इनकी घात और कोटि इधर लिख दी है। तो देखिए, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखो, d2y/dx स्क्वायर प्लस एक्स dy/dx का q इक्वल टू साइन एक्स। अब कोटि ज्ञात करनी है हमें, तो कोटि ज्ञात करने के लिए मैंने बताया कि उच्चतम अवकलज कोटि कहलाती है। देखेंगे यहाँ कितनी बार अवकलज है, 1 बार, यहाँ कितनी बार है, 2 बार, तो कोटि हो जाएगी कितनी, 2। जो ज़्यादा बार अवकलज हो रहा हो वह उसकी कोटि रहेगी, तो कोटि हो गई यहाँ 2। अब हम बात करेंगे कि घात कितनी रहेगी, तो इसी के ऊपर कितना पावर है, 1, तो घात हो जाएगी इसकी 1। दूसरा देखिए d2y/dx स्क्वायर प्लस 5dy/dx प्लस इंटीग्रेशन बाई dx इक्वल टू x3। मैंने अभी अभी बताया यहाँ y है, यहाँ dx है, तो इस तरह के पद नहीं आने चाहिए। अगर यहाँ इस तरह का पद आ रहा है तो इसे हटाना होगा। इसे हटाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि यह इंटीग्रेशन कब हटेगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए d2y/dx स्क्वायर का एक बार और अवकलन करेंगे तो q हो जाएगा dqy/dx3 प्लस का 5 dy/dx का हो गया d2y/dx स्क्वायर, बाई dx का रह जाएगा बाई, क्योंकि अवकलन से ये समाकलन हट जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे x3 का तो 3x स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अब कितनी बार अवकलन हो गया, अधिकतम कितनी बार अवकलन है पूरे में, यहाँ देखो 3 बार अवकलन हो रहा है अधिकतम, ये 2 है ये 3 है, तो 3 बार अवकलन हुआ तो कोटि हो गई इसकी 3, और घात कितनी रहेगी, इसी पे देखेंगे अधिकतम वाले पे, तो घात कितनी रही है 1, यहाँ 1 लिख दिया। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है d2y/dx स्क्वायर प्लस 5dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर dx है, तो एक्स स्क्वायर dx से अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डिफ्रेंसिएशन कर दो, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि x का ही फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो रहा है। तो x का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना इसका, तो करेंगे इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 प्लस कॉन्स्टेंट ये आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ d2y/dx स्क्वायर है, ये भी d2y/dx स्क्वायर है प्लस 5dy/dx है ये। तो यहाँ देखिए कितनी बार अवकलन हो रहा है, ये 2 बार, तो कोटि तो हो गई 2, और इसके ऊपर कितनी घात रहेगी 1, तो घात हो जाएगी इसकी 1। अब इस एग्जाम्पल को और देखें कि d2y/dx स्क्वायर
इक्वल टू 1 + dy/dx का स्क्वायर की पावर 3/2। तो मैंने आपको बताया कि परमेय संख्या हो, परमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के बाद, यानी यहाँ परमेय है 3/2 है, तो बाई 2 कब हटेगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर करने पे के स्क्वायर और d2/dx का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 + dy/dx का स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो 2 हट जाएगा, स्क्वायर करने से 3 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या रहा, अधिकतम अवकलज कितनी बार है, यहाँ तो एक बार अवकलन हो रहा है dy/dx, ये तो घात रहेगी इसकी, अवकलन तो एक ही बार है। यहाँ देखें 2 बार अवकलन है d2/dx स्क्वायर, तो कोटि तो हो गई इसकी 2, और घात कितनी है इसके ऊपर 2, तो घात और कोटि 2 2 रही इनकी। अब हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और बात बता रहे थे हम कि ये जो इसका भाग सेकंड है, सॉरी भाग जो थर्ड है, इसमें क्या है, आप बुक में देखोगे तो थोड़ा मिस्टेक कर रखी है, इसीलिए उसे सही कर लेंगे, जो हमने बताया है वो सही है। अब देखिए अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण जो होते हैं उनके हलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्यापक हल या पूर्ण हल। व्यापक हल या पूर्ण हल क्या होता है, किसी अवकल समीकरण का वह हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छ अचर विद्यमान हो, अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई अवकल समीकरण दे रखा है, कोई अवकल समीकरण दे रखा है, उस अवकल समीकरण का हल भी दे रखा है। जैसे मैं ये कहूँ आपको कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल सेलेक्ट किया, ये एग्जाम्पल है, तो किसी अवकल समीकरण का वह हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में, तो देखिए अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी इसकी 2, क्योंकि 2 बार अवकलन हो रहा है, और इस अवकल समीकरण का हल ये है, यानी हल बोले तो d2/dx स्क्वायर, इसमें से जो y की वैल्यू निकल आएगी वो हल हो जाएगा। अब मैंने कहा कि अवकल समीकरण की कोटि के बराबर उस हल में स्वेच्छ अचर, आर्बिट्री जो कांस्टेंट है c1 c2 स्वेच्छ अचर है यहाँ, तो देखिए कोटि 2 है, स्वेच्छ अचर भी इसमें 2 है, दोनों में बराबर है, ये कोटि और स्वेच्छ अचर बराबर है। तो वही डेफिनेशन में कहा गया है, किसी अवकल समीकरण का वह हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छ अचर विद्यमान हो, वह अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। अब देखिए यहाँ d2/dx स्क्वायर इक्वल टू जो 5 है, इसका फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो d2/dx स्क्वायर का dy/dx होगा, 5 का हो जाएगा 5x प्लस का कांस्टेंट c1, दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dy/dx का रह जाएगा बाई, 5x का होगा, x का करेंगे तो x²/2 आएगा, x²/2 आया और 5 ही है, यानी 5/2 x², c1 का करेंगे तो c1x प्लस का c2। तो दोबारा से सुने एक बार और, मैंने अभी बताया, एक बार और रिपीट कर देते हैं कि इसमें जो कोटि है, कोटि इसकी 2 है, उतने ही इसके हल में स्वेच्छ अचर होने चाहिए, तब वो व्यापक हल या पूर्ण हल कहलाता है। एक होता है विशिष्ट हल। विशिष्ट हल क्या होता है, जैसे हमने यहाँ c1 c2 है, इनके मान अगर हम किसी क्वेश्चन में जैसे कंडीशन दे रखी हो, तो हम उन कंडीशन की हेल्प से अगर c1 c2 के मान निकाल के यहाँ रख दें व्यापक हल में या पूर्ण हल में, तो वही हल क्या कहलाता है, विशिष्ट हल। जैसे किसी अवकल समीकरण का वह हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है, उस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। जैसे देखिए मैंने अभी जो सवाल था उसी के बारे में बताते हैं आपको। जैसे ये है अवकल समीकरण आपके सामने है, अवकल समीकरण d2/dx स्क्वायर इक्वल टू 5, कंडीशन दे रखी है y बराबर 10 और dy/dx बराबर 0, कब, यदि x बराबर 0, यानी x बराबर 0 पे y का मान 10 दे रखा है और उसके अवकलन का यानी dy/dx का 0 दे रखा है। तो मैंने आपको बताया इसका फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो यानी इसका अवकल समीकरण व्यापक हल निकाला था, तो वो इसी तरह से निकाला था, dy/dx इसका समाकलन किया तो dy/dx इक्वल टू 5x प्लस c1 आया और y की वैल्यू ये आई थी, थोड़ी देर पहले भी बताया, आप इंटीग्रेशन यहाँ भी कर सकते हो। अब
जो समीकरण 1 है उससे यदि x बराबर 0 तो dy बाई डी एक्स का मान 0। हमने क्या किया, x बराबर 0 पर dy बाई डी एक्स 0 है, तो हमने इस dy बाई डी एक्स की जगह इस dy बाई डी एक्स की जगह 0 लिखा और यहाँ x की जगह 0 रखा, क्योंकि ये x का मान 0 है तो 0 रखा प्लस c1। तो x की जगह 0 रखा प्लस c1, तो 0 में c1 जोड़ेंगे c1 ही आएगा, c1 बराबर 0। ऐसे ही 2 से समीकरण जो 2 है उसमें y और x है, तो लिमिट देखो x बराबर 0 जब y बराबर 10 जब x बराबर 0। तो देखिए 2 से x बराबर 0 पे y का मान 10 है, तो हमने यहाँ y का मान 10 रखा, x का मान यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, c2 बचा, 0 प्लस c2, तो c2 बराबर 10 आया और c1 का मान 0 आया। इन c1 c2 के मान को हम समीकरण 2 में रख दें तो y का मान निकल आएगा। तो y का मान कितना आया, जिसे हम विशिष्ट हल कहेंगे, y बराबर आया 5/2 एक्स स्क्वायर, c1 का मान 0 है और c2 का मान 10 है, वो लिख दिया, c1 0 है इसलिए नहीं लिखा, ये हो जाएगा विशिष्ट हल। अब क्या होता है कि एक और हल होता है विचित्र हल, एक हल और होता है जिसे हम क्या कहेंगे, विचित्र हल। अब विचित्र हल क्या होता है ये जानो। अगर जो स्वेच्छ अचर हैं, देखिए किसी अवकल समीकरण का वह हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को, जो स्वेच्छ अचर है c1 c2, उनको विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता हो, यानी किसी अवकल समीकरण का वह हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता हो, वो विचित्र हल कहलाता है। जैसे y बराबर पी एक्स प्लस ए अपॉन पी का व्यापक हल y बराबर p की जगह m रख दिया है, बस p की जगह m रख दिया है, p का मान dy बाई डी एक्स होता है। तथा विचित्र हल ये तो हो गया व्यापक हल, यानी अवकल समीकरण जो दे रखा है इसमें p की जगह m कर दें तो ये तो हो गया व्यापक हल। और विचित्र हल क्या करेंगे, विचित्र हल जो निकलेगा y² बराबर 4ax होगा। अब ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये वैसे तो हम आगे जा कर के पढ़ेंगे, अभी इसको चैप्टर 2 में जो आएगा आगे वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ अभी इतना जल्दी समझ में भी नहीं आएगा, तो हम आगे ही अध्ययन करेंगे। y² बराबर 4ax वैसे आप लोग पढ़ चुके होते हैं, इसको मैं बता देता हूँ, अनवालूप पढ़ा है आपने, तो अनवालूप में क्या है कि जैसे ये इक्वेशन होता है ना, यहाँ जो ये इक्वेशन है, अगर हम गुणा करें इसमें m से तो यह बनेगा m बाई इक्वल टू m² x प्लस a, यानी यह बना m² x माइनस m बाई प्लस a इक्वल टू 0। दिखाई दे रहा है ये m में क्या है, क्वाड्रेटिक है, यानी 2 घात का है, m में अगर 2 घात का है तो अनवालूप के लिए क्या कंडीशन है, b² इक्वल टू 4ac। तो m² यानी a की जगह तो ये हो जाएगा, b की जगह माइनस का बाई हो जाएगा और c की जगह ये a हो जाएगा। तो b की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का बाई, तो माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, a की जगह कितना है x और c की जगह कितना है, c की जगह ये a है, तो यहाँ बना y² इक्वल टू 4ax, ये बनेगा। तो ये निकलता है यहाँ से y² इक्वल टू 4ax। पढ़ चुके होते हैं आप इसको बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में अनवालूप को। तो अब देखिए हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा है आपसे, वह अवकल समीकरण ज्ञात करो जिसका व्यापक हल यह है। हमें अवकल समीकरण निकालना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है वह अवकल समीकरण ज्ञात करो, यानी हमें अवकल समीकरण निकालना है। तो अवकल समीकरण में तो अवकल गुणांक होने चाहिए, लेकिन व्यापक हल आपको ये दे रखा है। अब अवकल गुणांक होने चाहिए अवकल समीकरण में, यानी dy बाई डी एक्स होना चाहिए या d2 बाई डी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन ये कैसे पता लगे कि dy बाई डी एक्स ही हो या और भी उच्च कोटि के अवकल हो, इसे जानने के लिए समझे आप। क्वेश्चन में कहा है वह अवकल समीकरण ज्ञात करो जिसका व्यापक हल ये है। मैंने आपको बताया कि अवकल समीकरण की कोटि उतनी होनी चाहिए जितने इसमें स्वेच्छ अचर हों। तो कितने स्वेच्छ अचर हैं, a और b 2 स्वेच्छ अचर हैं, तो कितनी बार अवकलन होना चाहिए, 2 बार। तो एक बार तो ये अवकलन कर दिया डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x,
इसमें u इंटू बी लगाया, x का 1 हो गया, y यूं ही बचा, प्लस अब x को यूं ही लिखा, y का किया x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई की पावर x का इतना ही रहा, b ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स का इतना ही रहेगा, और माइनस एक्स का और करोगे तो माइनस और आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का 2x। अभी इसका दोबारा अवकलन करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स, इसमें u इंटू बी लगाएंगे, जब यहाँ u इंटू बी लगाएंगे तो x का हो गया 1, डी वाई बाई डी एक्स यूँ ही, फिर प्लस x यूँ ही रखा, डी वाई बाई डी एक्स का हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए ई की पावर x का इतना ही होता है, माइनस देखिए b ई की पावर माइनस एक्स, तो b तो ये रहा, ई की पावर माइनस एक्स का इतना ही रहेगा, लेकिन माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, 2x का करेंगे तो 2, इसको समीकरण 1 डाल दिया, ये 2 डाल दिया। अब हमने क्या किया, 2 में से 1 को माइनस कर दिया, समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं, घटाएंगे तो ये तो हो जाएगा, ये वाली टर्म तो यहाँ लिख दी, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया तो 2 डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अच्छा, अभी हमें ऊपर समीकरण 1 घटाना है तो एक्स वाई है, ये एक्स वाई को घटाया तो ये माइनस एक्स वाई हो गया। अच्छा, यहाँ देखेंगे ए ई की पावर और ये प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, ऐसे ही यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 बचेगा इसमें से, और घटा रहे ऊपर वाले को तो एक्स स्क्वायर और बचेगा माइनस का, तो यहाँ रहा एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर लाओ, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 2 को इधर लाएंगे तो माइनस 2 बराबर 0, ये इसका सॉल्यूशन रहा। तो आपने देखा इसमें कि जितने स्वेच्छाचर होते हैं उतनी ही बार अवकलन करना होता है, तब हमें अवकल समीकरण प्राप्त होता है। बस आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम।